कैसे डिफरेंट पॉलिसीज हमारे सामने आई, जो आइडिया ऑफ एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, कैसे उसको इवॉल्व किया गया। तो आज के सेशन में हम लोग दो एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। एक तो इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम है आज, एक तो आला तालीमी निज़ाम क्या है हिंदुस्तान का, और आला तालीमी निज़ाम आज़ादी के बाद में कैसे वो इवॉल्व हुआ, कैसे हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है यानी मतलब बहुत ड्रास्टिक अंदाज से चेंज हुआ है, कैसे उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है कैसे यूनिवर्सिटीज़ पर, तलबा की तादाद पर और करिकुलम पर कैसे वो पढ़ा, और पूरा हायर एजुकेशन का एक ओरिएंटेशन कैसे सेट हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें पॉलिसीज़ का क्या रोल रहा है और दीगर जो कमिटीज़ के रिकमेंडेशंस का क्या रोल रहा है, इस पर भी हम इस सेशन में रोशनी डालेंगे। और साथ साथ ही हायर एजुकेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, मतलब आइडिया ऑफ जो यूनिवर्सिटी हम कहते हैं कि आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी कैसे, मॉडर्न यूनिवर्सिटी, मॉडर्न हायर एजुकेशन कैसे इवॉल्व हुआ, उस पर भी हम थोड़ा टच करेंगे। और फिर जो है इसमें हम कोशिश करेंगे कि मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशंस भी इसके अंदर हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे, सुनेंगे, और फिर एंड में इंडियन नॉलेज सिस्टम का आइडिया क्या है, उस पर थोड़ा बातचीत होगी। तो शुरुआत हम करेंगे कि जो मॉडर्न हायर एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो जदीद तालीमी निज़ाम जिसको हम कहते हैं उर्दू में, वो उसकी जो शुरुआत है वो यूनिवर्सिटी के आइडिया से इवॉल्व होती है। यानी सबसे पहली जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी है वो 1810 में बर्लिन में उसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन कहा जाता है। हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी यानी बहुत मशहूर नाम है ये यूनिवर्सिटी का। हम्बोल्टियन एक्चुअली मॉडल के नाम पर भी जो है, अगर आप लिटरेचर उठा के देखेंगे आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी पर, या सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन अगर आप पढ़े हैं उसके अंदर यूनिवर्सिटी वाले अगर एक कॉन्सेप्ट को अगर आप टच करते हैं तो उसके अंदर आप हम्बोल्टियन मॉडल ऑफ यूनिवर्सिटी पर आपको काफ़ी तबसरे आपको मिलेंगे। और दूसरे जो है फ्रेंच और यूके का आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी है, जो पॉपुलर रहा है आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में। यानी कुल मिलाकर यानी जो एक मॉडर्न वर्ल्ड में 3 आइडियाज़ यूनिवर्सिटीज़ के रहे हैं। आज भी अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये 3 आइडियाज़ जो है कहीं ना कहीं कहीं ओवरलैप करते हैं, कहीं एक आइडिया वहाँ पर डोमिनेंट रहता है, कहीं जो है कोई और जो आइडिया डोमिनेंट रहता है। अब यानी हिंदुस्तान में अगर देखा जाए, यानी मतलब सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश के वक्त में 3 यूनिवर्सिटीज़ जो है जो जंग आज़ादी रही है 1857 की, उस दौरान में या उसके बाद में 3 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की गई थी, जिसको हम कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटी कहते हैं। सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है 1857 18 जनवरी को कैलकाटा यूनिवर्सिटी के नाम पे जाना जाता है, वो इस्टेब्लिश हुई थी। अब इन यूनिवर्सिटी का आप लोकेशन भी आप देखेंगे कि इन यूनिवर्सिटीज़ का जो लोकेशन है वो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ रहे हैं उस वक्त के, बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा, जहाँ पर ब्रिटिश जो है अपने मतलब यानी चीज़ों को एक्सपोर्ट करने में, यहाँ से जो जो मतलब मसाले वगैरह हैं, इन ऐसे जो सिटीज़ जो ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश किए थे। यानी अगर आप सोशल चेंज को पढ़ेंगे सोशियोलॉजी में, तो उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि सोशल चेंज के अंदर एक जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रोल, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के चलते जो है वो नए सिटीज़ को आबाद करना शुरू करता है। और हम देखते हैं कि दुनिया भर में, यानी अगर आप जनरली एक पैटर्न देखने को मिलता है, वो ये है कि जो नए शहर जो ब्रिटिश बनाना चाह रहा था, आबाद करना चाह रहा था, वो शहर जो है इनलैंड में नहीं होते हैं, बल्कि जो यानी पोर्ट्स या हार्बर जहाँ पर होता है, ऐसे जगह पर वो जहाँ पर पानी हो या समंदरी रास्ता वहाँ से नज़दीक हो, ऐसे जगह को उसने अपना मतलब सिटी के तौर पर बनाता है।
अब उसी इसमें जैसा शहर आबाद हो रहा है और यानी पूरा एक्चुअली उस शहर को चलाने के लिए, उस शहर में एक मैन पावर को प्रोवाइड करने के लिए और ब्रिटिश एम्पायर को सर्व करने के लिए, तो ऐसे मतलब जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग जो है ब्रिटिश एस्टैब्लिश करता है। तो फर्दर ये जो 3 आइडियाज जो मैंने जिक्र किया था, एक फ्रेंच आइडिया है, एक जर्मन आइडिया है, तीसरा जो है ब्रिटिश आइडिया है। तो जर्मन आइडिया जो हम्बोल्टियन यूनिवर्सिटी का जो मॉडल है, जिसको जर्मन ट्रेडिशन ने इसको डेवलप किया था विल्हेम वन हम्बोल्ट के नाम से, और उसने जब यूनिवर्सिटी बनाया था उसका जो आइडिया ये था कि मतलब यानी लाइक अंडरस्टैंडिंग, डिस्कसिंग एवरीथिंग अंडर द सन, यानी जो भी चीज़ें सूरज के नीचे मौजूद हैं वो उन तमाम चीज़ों को पढ़ना, उस पर डिस्कशन करना, यानी जिस तरह से यानी हर एस्पेक्ट को खंगालना, ये एक आइडिया रहता है। मतलब एक एकेडमिक फ्रीडम, एकेडमिक ऑटोनॉमी का जो डिस्कशन आता है वो हम्बोल्टियन मॉडल से वो मेल खाता है। वो एक तो ये है कि एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड स्कॉलरशिप फोकस ऑन बेसिक रिसर्च, academics themselves govern the universities in collegial fashion। इस तरह से यूनिवर्सिटी कोड जैसा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसका कॉन्सेप्ट है, एकेडमिक काउंसिल जैसा होता है, जहाँ पर मतलब है कि कोई स्टेट का इंटरफियरेंस नहीं होगा, कोई हुक्मरान उसमें इंटरफियर नहीं करेगा, कोई जो है एक्सटर्नल बॉडी जो है उसको इंटरफियर नहीं करेगा, यानी फुल फ्रीडम के साथ में वहाँ की जो गवर्निंग बॉडी होगी, जो 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 जिसमें जो है तमाम जो है एकेडमिशियंस, एजुकेशनिस्ट, जो कहीं ना कहीं एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से जिनका ताल्लुक होगा, ऐसे लोग मिलकर जो है यूनिवर्सिटी को चलाएंगे। यानी कॉलेजियम टाइप होगा, जहाँ पर यानी जो एकेडमिक कम्युनिटी के लोग उसके मेंबर्स होंगे और वो लोग जो है पूरी तरह से यूनिवर्सिटी को चलाएंगे। दूसरा फ्रेंच नेपोलियन मॉडल है, जो यानी मतलब एक ऐसे लोगों को तैयार करने का मकसद रखता है यूनिवर्सिटी के थ्रू, नॉलेज और एक्सपर्टीज प्रोवाइड करके, जो समाज को चला सकें, जो सरकार को चला सकें। तो ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए एक फ्रेंच मॉडल है जो 1806 में शुरू होता है। तीसरा जो मॉडल है कार्डिनल जॉन न्यूमैन ने इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश ट्रेडिशन का 1852 में। उसका जो आइडिया था कि वो ऐसे प्रोफेशनल्स को जो तैयार करें जो मुल्क को चला सकें और जो एम्पायर की खिदमत कर सकें, जो ब्रिटिश एम्पायर है। हम देखते हैं कि मतलब यानी कार्डिनल जॉन न्यूमैन 1852 में ये आइडिया इम्प्लीमेंट करता है ब्रिटिश ट्रेडिशन वाला यूनिवर्सिटी का। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो 1857 के बाद में हम देखते हैं कि ब्रिटिश के सामने जब ये चैलेंज सामने आया कि यहाँ पर जो बगावत हो रही है उस बगावत को कर्टेल भी किया जा सकता है, और दूसरा ये है कि यहाँ पर यानी जो नेशन एंड एम्पायर है, ब्रिटिश एम्पायर को सर्व करने के लिए प्रोफेशनल्स को भी तैयार कर सकते हैं। तो इस आइडिया के साथ में एक ब्रिटिश ट्रेडिशन शुरू हुआ है। हम आज के मतलब अगर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे, जहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हम देखते हैं, जहाँ पर यानी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी मिलेंगी जहाँ पर मतलब जो है स्टेट का इंटरफियरेंस तो हर यूनिवर्सिटी में आज तो है ही, यानी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब कम इंटरफेरेंस होता है, यानी थोड़ा बहुत मतलब एक एकेडमिक फ्रीडम होता है, वहाँ पर एक अच्छी रिसर्च होती है, मतलब अच्छे डिस्कशंस होते हैं, डायलॉग्स होते हैं। ऐसे एक आध यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी, यानी इंटरफियरेंस के बावजूद भी, जिसके अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं, इंटरफियरेंस के बावजूद भी वहाँ पर मतलब वो जो चीज़ें, वो करिकुलम जो पढ़ाना चाहते हैं वो अभी भी पढ़ा सकते हैं। कुछ कंट्रोवर्सीज होती हैं, जैसा रिसेंटली जो मौलाना मोदी रहमतुल्लाह अलैह का जो लिटरेचर को इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट से हटाने की बात की थी, लेकिन उसके अलावा भी हम देखते हैं कि बहुत सारे मामलात में उनके पास एक पार्शियल ऑटोनॉमी हम कह सकते हैं, जो एकेडमिक फ्रीडम है। कुछ JNU भी हो सकता है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह। दूसरा हम देखते हैं कि ये दो चीज़ें हैं, फ्रेंच नेपोलियन मॉडल और जो ब्रिटिश ट्रेडिशन वाला जो मॉडल है। यहाँ पर यानी एम्पायर तो है नहीं, लेकिन ये है कि नेशनल मतलब नेशन के को कंट्रीब्यूट करने के नाम पर यानी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ये सर्कुलर्स जारी किया जाता है। जैसा कासरगोड जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, वहाँ पर एक सर्कुलर आया था। वहाँ पर बाकायदा से टॉपिक्स दिए गए थे कि किन टॉपिक्स पर स्टूडेंट्स रिसर्च कर सकते हैं, किन टॉपिक्स में रिसर्च नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं कि ICSSR का भी एक लिस्ट आता है कि मतलब किन टॉपिक्स
को वो लोग फेलोशिप अवार्ड करेंगे, किन टॉपिक को फेलोशिप अवार्ड नहीं करेंगे, उसमें वो लोग प्रेफरेंस रखते हैं कि जो नेशन को कंट्रीब्यूट करने वाले टॉपिक होंगे, उनको, नेशन को आप इन्वर्टेड कॉमा में देख सकते हैं, नेशन को जो कंट्रीब्यूट करने वाले टॉपिक्स होंगे उन्हीं को वो लोग जो है सपोर्ट करेंगे, फंड करेंगे, स्कॉलरशिप देंगे। और जो एक्स्ट्रा जो रिसर्च प्रोजेक्ट भी वो यूनिवर्सिटीज़ को देते हैं उसमें भी वो नेशन वाला एस्पेक्ट जो है ज़्यादा रहता है। कहीं ना कहीं एम्पायर तो है नहीं इंडिया में, लेकिन जो नेशन वाला एस्पेक्ट है उसको कहीं ना कहीं पार्शियली ब्रिटिश ट्रेडिशन का एक रिफ्लेक्शन भी इंडियन यूनिवर्सिटी में दिखता है। और दूसरा जो है फ्रेंच नेपोलियन मॉडल यहाँ पर है। सोसाइटी और गवर्नमेंट को रन करने के लिए हम देखते हैं कि जो भी प्रोफेशनल्स हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में या गवर्नमेंट में, वो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सिटी से तैयार होते हैं, और यूनिवर्सिटी उनको इतना तैयार करता है कि वो सोसाइटी को चलाने में, मुल्क को चलाने में, गवर्न करने में वो यानी पूरी तरह से तैयार हों। ये तीनों एक्चुअली मॉडल के रिफ्लेक्शन जो है हमको इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ में हमको देखने को मिलते हैं। तो यूनिवर्सिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, उसका एक डेफिनेशन है जिसके अंदर एक जो प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी हैं आइसलैंड के पॉल स्केलेसन, इनको जो है ज़ियाउद्दीन सरदार साहब ने अपनी किताब में कोट किया था, और हायर एजुकेशन रिफॉर्म पर। तो उनका ये कहना है कि कॉन्वर्सेशन ए प्लेस वेयर पीपल हु आर ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड and their own existence within the context of a common pursuit for knowledge come together to converse and exchange ideas। तो यूनिवर्सिटी का जो आइडियली जो डेफिनेशन होना था, जो हम्बोल्टियन मॉडल है, वही जहाँ पर कोई स्टेट का इंटरफियरेंस नहीं होगा, लोग आएंगे, कॉन्वर्सेशन होगा, नॉलेज एक्सचेंज होगा और आइडियाज को एक्सचेंज करेंगे, और एक प्लेस में जो है लोग सीखेंगे, सिखाएंगे। एक ऐसा एक आइडियल एक इमेजिनेशन यूनिवर्सिटी का होता है। यानी यूनिवर्सिटी को ऐसे ही यानी जब इसकी जो शुरुआत हुई थी यूनिवर्सिटी की, वो ऐसे ही हुई थी कि कैसे लोग जो है आइडियाज़ को बहुत ही मतलब फ्री माइंड के साथ में वो एक्सचेंज कर सकें। तो हिंदुस्तान में अगर उसका मैं मतलब आगे बढ़ने से पहले एक आज़ादी के बाद में अगर देखें, तो इसमें हम देखते हैं कि 3 फेजेस रहे हैं, जहाँ पर पहला फेज ये जहाँ पर 1960 से 1970 तक के दरमियान, जहाँ पर जो हायर एजुकेशन है वो पब्लिक फंडिंग पर ज़्यादातर रिलाई करता था, और मेजर कंसर्न जो सरकार के सामने ये रहता था कि मतलब हमारे पास रोज़ बरोज़ तलबा की तादाद, यानी तलबा के अंदर आला तालीम को हासिल करने का डिमांड जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे पास तालीमी इदारे उतने नहीं हैं जो तलबा को कंटेन कर सकें। तो ऐसे पब्लिक फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। तो जिसमें इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की शुरुआत होती है। इस दौर में हम देखते हैं वो 50s, 60s, 70s में हम देखते हैं कि कई इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें IIMs, IITs वगैरह भी शुरू होते हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी उसी दौर में जो मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ यानी 60s और 70s के दरमियान भी शुरू होने के हमें केसेस मिलते हैं। और 80s में जो है एक पूरा एक जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम आने से पहले की एक तैयारी का एक दौर रहता है, जहाँ पर यानी मतलब आइडिया के लेवल पर, डिस्कर्सिव लेवल पर हायर एजुकेशन सिस्टम यानी मतलब एक सर्विस इंडस्ट्री है, और उसको जो है मतलब उसका एक इकोनॉमिक लिंकेज पॉसिबल है। तो इस तरह के एक डिस्कशंस होते हैं। हायर एजुकेशन और इकोनॉमिक लिंकेज, इंडस्ट्री लिंकेज पर इंशाल्लाह मजीद डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। और तीसरा जो स्टेज है वो 1990s के बाद में, जहाँ पर कंप्लीट जो है इकोनॉमिस्टिक अप्रोच के साथ में हायर एजुकेशन की जर्नी शुरू होती है, जहाँ पर प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं हायर एजुकेशन में बहुत ही तेज़ी के साथ में पार्टिसिपेट करते हैं, और यानी जो सेल्फ फाइनेंसिंग जो कोर्सेस हैं और टेक्निकल एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन, ये बहुत तेज़ी के साथ में फलना फूलना शुरू होते हैं इस दौर में। तो आज़ादी के बाद में सबसे पहली जो हायर एजुकेशन की एक कमीशन है वो राधाकृष्णन कमीशन की यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आई थी। और राधाकृष्णन कमीशन ने जो है मतलब यानी इसमें आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंट है कि हायर एजुकेशन को उसने यूनिवर्सिटी एजुकेशन को डिफाइन करता है कि एक ऐसा एक जरिया है यूनिवर्सिटी एजुकेशन जहाँ से विजडम और नॉलेज मिलेगा। इस पॉइंट को आप जो है नोट कर ले। हम देखते हैं कि मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो विजडम एंड नॉलेज वाला जो ये एस्पेक्ट है किस हद तक हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में रहता है। जैसे ही वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होता है, मतलब एजुकेशन का मकसद जो है सिर्फ
यानी एम्प्लॉयमेंट हासिल करना, जॉब हासिल करना, एजुकेशन को इंडस्ट्री से इकोनॉमी जो लिंकेज जब एस्टैब्लिश होता है, वहाँ पर विजडम और नॉलेज की जगह जो है स्किल्स बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं। लेकिन राधाकृष्णन कमीशन जब मतलब हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में जो हायर एजुकेशन का आइडिया यही था कि मतलब आला सतह पर जो है मतलब इल्म विज्ञान का एक मामला जो है, एक जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट, ये वहाँ पर फैलाने का काम करेंगे। तो राधाकृष्णन कमीशन यानी मतलब को अपॉइंट जब किया गया था, उसने मतलब रिकमेंडेशंस दिए। जैसा मतलब है कि एम्स क्या होंगे, फाइनेंसेस को लेकर राधाकृष्णन कमीशन ने बात किया कि मतलब ओवरऑल जो एक यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का जो बजट होगा, कितना हिस्सा कहाँ खर्च होगा, स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए कितना खर्च होगा, और लाइब्रेरी के लिए कितना खर्च होगा, और इसी तरह से टीचर्स के लिए कितना खर्च किया जाएगा। ऐसे जो है उसने कुछ कैप्स बनाए कि जैसे मिसाल के तौर पर लाइब्रेरी के लिए कहा गया कि मतलब जो क्या कहते हैं जो ओवरऑल जो बजट होता है उसका एक 2% जो है लाइब्रेरीज के लिए खर्च करना। ऐसे जो है उसने जो है कैप्स बनाए कि फाइनेंसेस को लेकर। और फिर टीचिंग का क्या स्टैंडर्ड होगा, एग्जामिनेशन किस तरह के होंगे, उसका इवैल्यूएशन मेथड क्या होगा, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या क्या होगा, और क्वालिफिकेशन और सर्विस कंडीशन ऑफ द टीचर्स, रिसर्च यूनिवर्सिटीज में, इन तमाम चीज़ों पर वो बात की गई। और दूसरी बात यह है कि द कमीशन रिकमेंडेड दैट द यूनिवर्सिटी एजुकेशन एम्स एट प्रोड्यूसिंग इंटेलेक्चुअल्स हु विल एबल टू डायरेक्ट, गाइड, प्रिजर्व, रिवाइव आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यानी एक मेजर जो गोल रखा गया कि मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन से मतलब मुल्क क्या चाह रहा है, मुल्क ये चाह रहा है कि मुल्क ये नहीं चाह रहा है कि हमारे पास जो है स्किल्ड लेबर तैयार हो। उस वक्त जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि मतलब जो लोग डायरेक्ट, गाइड और प्रिजर्व और हमारा कल्चर को रिवाइव कर सकें, ऐसे लोगों की तैयारी यानी उसका मकसद था। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड डेवलप लीडरशिप क्वालिटी इन आवर यूथ एंड प्रोवाइड लीडरशिप इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ। यानी जिंदगी के हर पहलू में क्या कहते हैं लीडरशिप वहाँ पर प्रोवाइड हो सके। यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड डेवलप लव फॉर हायर एजुकेशन वैल्यूज, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, लव ऑफ पीस एंड फ्रीडम, एंड डिसलाइक फॉर क्रुएलिटी इन स्टूडेंट्स। यानी एक समझने वाली बात समझ में भी आती है कि 1948-49 में ये कमीशन आई थी, और उस दौर में मतलब हिंदुस्तान के हालात जो है बहुत ही नासाज थे। यानी मतलब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन होने के बाद में लोग सेटल हो रहे थे, काफ़ी लोगों में मतलब यानी इंसानों के अंदर एक बदगुमानी थी, और एक आपसी रंजिशें, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी शिकायतें थी। और ऐसे एक माहौल में यानी जो हायर एजुकेशन का जब पर्पस को सेट किया गया यूनिवर्सिटी कमीशन ने, यानी बेसिक जो टीचिंग क्या होगा, एग्जामिनेशन कैसे होंगे, उसका करिकुलम कैसे होगा, कैसे फंक्शन करेगा, उसके फाइनेंसेस कैसे चलेंगे, उसके अलावा भी ये गोल भी डिसाइड करने का एक ऑब्जेक्टिव रखा था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के। मतलब क्या किन वैल्यूज पर हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन आगे बढ़ेगा। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि एजुकेशन कमीशन 1966 में आया था, जिसका हमने कल डिटेल में डिस्कशन किया, और उसी को रिफ्लेक्ट करते हुए नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में आया था। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 में उसने जो है चंद कंसर्न्स को रखे थे। एक तो ये है कि जैसा मैंने पहले कहा कि स्टूडेंट्स के पास जो है हायर एजुकेशन को एक्सेस करने का डिमांड जो है बढ़ रहा था आज़ादी के बाद में, और उस डिमांड को कंटेन करने के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एक्सपेंशन हो, कि नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाए जाए। और दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी दी जाए, यानी मतलब जहाँ पर स्टेट का इंटरफियरेंस नहीं होगा, स्टेट इन द सेंस मतलब नेशन स्टेट, गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं होगा, बिना गवर्नमेंट के इंटरफियरेंस के या कम इंटरफियरेंस के साथ भी यूनिवर्सिटीज़ जो है अपना करिकुलम डिसाइड करेंगे, अपना वो क्या पढ़ा रहे हैं, यानी कैसे वो इवेलुएट कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें वो डिसाइड कर सकें, यूनिवर्सिटी की जो बॉडी होगी वो डिसाइड करें। तो ये एक इस चीज़ को एंकरेज किया गया था। लेकिन आज हम देखते हैं कि एकेडमिक फ्रीडम के नाम पर सिर्फ जो है वहाँ पर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है। मतलब है कि यूनिवर्सिटी अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर लें खुद, बाकी जो चीज़ें होंगी, मतलब क्या वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या करिकुलम होगा, ये तमाम चीज़ों पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब नज़र रखती है। वो जो एकेडमिक ऑटोनॉमी है, एकेडमिक फ्रीडम, वहाँ पर हमें बहुत कम हमें नजर आती है। उसके बरक सिर्फ जो है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हमें देखने को मिलती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन, इस पर जो है काफ़ी एम्फसाइज दिया गया था, क्योंकि
कोठारी कमीशन ने बोला कि मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसकी बुनियादें डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और साइंटिफिक टेम्पर ये होना चाहिए। तो साइंटिफिक टेम्पर को सामने रखते हुए साइंस एजुकेशन पे ज्यादा फोकस कोठारी कमीशन ने दिया था। तो उसी को रिफ्लेक्ट करते हुए हायर एजुकेशन लेवल पर भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन पर काफी एम्फोसाइज देने की बात की। और फिर अगेन वो लैंग्वेज पर एक दूसरा एम्फोसिस था उसका, यानी एक कॉमन स्कूल लेवल पर कॉमन स्कूलिंग का एक एम्फोसिस था, दूसरा लैंग्वेज के क्वेश्चन पे था। स्कूल लेवल पे उसने जो है ट्राइलिंगुअल फॉर्मूला की बात की थी उसने, और जो हायर एजुकेशन लेवल पर उसने बोला कि मतलब रीजनल लैंग्वेजेस का भी जो है इस्तेमाल जो है हायर एजुकेशन में हो। और फिर कहा कि मतलब जब जो यूनिवर्सिटीज चलाएंगे जो उसका जो फाइनेंसेस वगैरह होगा उसका जो यानी मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट करके उसको उसके फाइनेंसेस को अरेंज करें, उसको गवर्न करने में भी एक दूसरे का एक सहारा लें। और बाकी जो यूनिवर्सिटी की जो बॉडीज होंगी उनके साथ भी हम यानी कोलैबोरेट करके कोऑर्डिनेट करके गवर्न करने की बात उसने कही थी। 1986 की पॉलिसी और उसके बाद में जो चीजें आई हैं, 1986 की पॉलिसी कल हम लोगों ने इस पर डिटेल बातचीत की थी। उसमें एक 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 क्वेश्चन ये था कि उस वक्त काफी मूवमेंट्स चल रहे थे सोशल जस्टिस को लेकर, और वहाँ हमने देखा कि हायर एजुकेशन का एक्सपेंशन भी होना है और साथ साथ में इक्विटी, ये दोनों चीजें जो है एक साथ जाने का एक कंसर्न ये पॉलिसी वहां पर रखता है। दूसरा जो है हायर एजुकेशन को वोकेशनलाइजेशन, जैसा राधाकृष्णन कमीशन ने कहा कि मतलब हायर एजुकेशन का पर्पस क्या है, उसके अंदर एक लीडरशिप डेवलपमेंट है, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को बढ़ाना है, विजडम और नॉलेज की बात की गई थी। तो 1986 के पॉलिसी ने ये कहा कि मतलब अभी हम लोगों को टेक्निकल एजुकेशन जो ऐसी तालीम जिससे जो है हम जॉब यानी मतलब एक स्किल्ड लेबर्स को तैयार कर सकें जो जॉब मार्केट में जाएं और काम करें, पैसा कमा सकें। तो ऐसे लोगों को तैयार करने के लिए यानी हायर एजुकेशन का वोकेशनलाइजेशन हुआ। वोकेशनलाइजेशन मतलब ये है कि वो यानी कुछ प्रोफेशंस के लिए तैयार कर सके, ऐसे कोर्सेस जो है डेवलप करने की बात आई, जिसके अंदर जैसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन यानी बहुत प्रोमिनेंट रहा है। और तीसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ रही है वो नैक का डेवलपमेंट, अक्रेडिटेशन और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। यानी ये कहा कि मतलब कॉलेजेस के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए नैक का ग्रेडिंग होगा, जिसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होंगे, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचिंग है, रिसर्च है, ये तमाम पैरामीटर्स को यानी वहाँ का लाइब्रेरी है, स्टडी मटेरियल, ये तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए एक बॉडी जो है उसको असेस करके उसको ग्रेड करेगी। अब इसमें क्या है कि ये भी कहा गया कि जो प्राइवेट कॉलेजेस भी आ रहे हैं उनका भी एक पूरा असेसमेंट होगा और उनके लिए भी ये ग्रेड्स वहां पर दे जाएंगे। और चौथी जो इम्पोर्टेंट चीज जो डेवलपमेंट है, जो टेक्निकल एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर का रोल, जैसे ही नैक आया, नैक के साथ ही जो है प्राइवेट सेक्टर भी वहां पर इवॉल्व होना शुरू हुआ। और प्राइवेट यानी मतलब सरकार ये कहना शुरू किया कि मतलब हम पूरी तरह से यानी जो पहला जो पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन का, हाँ हायर एजुकेशन का एक्सपेंशन जरूरी है, तालीमी इदारे, नए तालीमी इदारे कायम होने चाहिए, लेकिन सरकार के पास इतना फंड नहीं है कि वो नए तालीमी इदारे कायम कर सकें। इस वजह से जो है प्राइवेट जो एंटरप्राइज हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, ये लोग शामिल हों और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकें। तो प्राइवेट सेक्टर जो है टेक्निकल एजुकेशन को लेकर वो अपना मतलब पूरा ये प्रोसेस जो है उसको शुरू करता है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने में, उनके अंदर उनको रन करने में एक ऑटोनॉमी जो है इंस्टीट्यूशंस को 86 की पॉलिसी वहां पर देता है। फिर अगेन ये जब पॉलिसी मतलब पॉलिसी चेंज यानी जब आया, फिर 91 में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जब पॉलिसी, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जिसको कहते हैं, वो जब आया तो इसके साथ ये जब कंबाइन हुआ तो एक प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बूम हुआ। हम देखते हैं कि 1994 का यानी नैक ने जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को एक्रेडिटेशन की को सीक करने का एक ऑप्शन रखता है, जिसके चलते क्या होता है कि जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, टेक्निकल एजुकेशन है, मेडिकल या इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट वगैरह, ऐसे कॉलेजेस क्या करते हैं कि एक्रेडिटेशन, नैक का एक्रेडिटेशन लेना शुरू कर देते हैं। अब जिसके चलते क्या होता है कि जब बच्चे जब 12th के बाद में जब ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या जो भी कॉमर्स, ऐसे जो प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जाते हैं, तो उस वक्त ये देखते थे कि नैक का क्या ग्रेडिंग है, कि मतलब किसका हाई है, किसका लो है, उसकी बेसिस पर जो है स्टूडेंट्स चूज करते थे कि हमको कहाँ पर जाना है, किस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाना है, जिसका मतलब ऐसा जो हाई जो रेटेड इंस्टीट्यूशंस में।
तो यानी इस दौरान में क्या हुआ कि जो एजुकेशन और इकोनॉमी का लिंकेज जो है पूरी तरह से यहाँ पर होता है 1990s में। और यानी ये कहा गया कि when the economic value of higher education was realized, private investment in the sector also increased. This was the time when the revival of the sector and the production of knowledge were seen as necessary condition for fostering economic growth. यानी आप नॉलेज इकोनॉमी का नाम सुनेंगे, कॉन्सेप्ट को सुने होंगे। नॉलेज इकोनॉमी में होता यही है कि मतलब ऐसे इकोनॉमीज जो एजुकेशन के जरिए से यानी मतलब एक स्किल्ड लेबर को तैयार करेगा, ऐसा नॉलेज जो मतलब इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सके, तो उसको एक नॉलेज इकोनॉमी के नाम पे कहते हैं। तो मतलब उस वक्त जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उन्होंने ये नोटिस किया कि ये एक अच्छा एक इसके अंदर लिंकेज है कि मतलब एक तो अच्छा एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जरिए से, और दूसरे साइड ये भी देखा गया कि मतलब इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के जरिए से जॉब मार्केट में काफ़ी लोग जो है आ सकते हैं। तो पोस्ट 90 के पीरियड में जितने भी मतलब रिफॉर्म्स हायर एजुकेशन में हो रहे थे, उनका यही होता था कि मतलब द रोल ऑफ हायर एजुकेशन बाय वे ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज मतलब जो इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सके, ऐसे नॉलेज को प्रोड्यूस कर सके, ऐसे तालीमी इदारों के क़याम की बात जो है 1990s में ज़्यादातर हुई। जितने भी रिफॉर्म्स आए उनका जो मेजर फोकस जो है वो नॉलेज इकोनॉमी का था कि कैसे उसका एक्सपेंशन हो, और उसको जो एक्सपेंशन के इसमें पूरे प्रोसेस में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होगा। These reforms also led to the participation of household investment in higher education and self-reliance of the institutions, which resulted in the increase in the global enrollment rates. यानी ये ऑब्जर्वेशन में देखने को मिले कि यानी मतलब यहाँ पर जो खास करके जो लैंड होल्डिंग जो कम्युनिटीज हुआ करती थी, तो वो अपना जो कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल को री इन्वेस्ट करना चाहती थी। उन्होंने इसमें एक देखा कि मतलब जो ऐसे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन उन्होंने देखा, और जिसके चलते जो है यानी काफ़ी कॉलेजेस बढ़े, और काफ़ी कॉलेजेस बढ़ने के चलते जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेट भी जो है बढ़ना शुरू हुआ, यानी मतलब तलबा की तादाद जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि मतलब ये पूरा जो सिनेरियो है इकोनॉमिक और हायर एजुकेशन में जो लिंकेज है, उसकी तारीख जाके मिलती है 1960s में। 1960 में एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, आप इसको गौर से सुने। ह्यूमन कैपिटल अप्रोच नाम का एक कॉन्सेप्ट जो है शुरू होता है। जैसा इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का पूरा जो डिसिप्लिन है, वो पूरा डिसिप्लिन जो है इसी कॉन्सेप्ट पर निर्भर करता है कि ह्यूमन कैपिटल अप्रोच। तो ह्यूमन कैपिटल अप्रोच में ये देखा गया है कि मतलब जैसा यानी एक तो उसके जो यानी मतलब यानी बानी जो है 1961 में थियोडर डब्ल्यू शुल्ज ने इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल नाम का एक ऐसे लिखा था। फिर उसके बाद में गैरी एस बेकर ने 1962 ये दोनों इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थियोरेटिकल एनालिसिस पर के एक रिसर्च पेपर इन्होंने शाये किया था। इन दोनों ने इस पूरे कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं, जो आज जो है बहुत ही ज़्यादा एक पॉपुलर यानी ग्लोबल लेवल पर एक डिसिप्लिन है, जिसमें लोग पढ़ाई भी करते हैं, आगे हायर एजुकेशन PhD वगैरह भी इस फील्ड में करते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल अप्रोच का एक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम घर में अपने कोई भी फैमिली मेम्बर की तालीम पर हम खर्च करते हैं, तो हम उसको देखते हैं कि वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो हमारे लिए खर्च है। तो ह्यूमन कैपिटल अप्रोच ये कहता है कि एक्चुअली एजुकेशन पे आप जो स्पेंड कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल हो या गवर्नमेंट हो या हाउस होल्ड हो, वो एक्सपेंडिचर नहीं है बल्कि वो इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट ऐसे है कि आप जब इंडिविजुअल पे जब आप खर्च करेंगे, लोगों पे जब आप खर्च करेंगे, तो उनके अंदर एजुकेशन, स्किल और ट्रेनिंग, हेल्थ ऐसे जो चीज़ें हैं उनके अंदर यानी बहुत पॉजिटिवली उसके अंदर शामिल होंगी, जिसको इकोनॉमिक वर्ड टर्म में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। एजुकेशन ऐसा एक एरिया है जिसके अंदर यानी मतलब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, जैसा एक इंडस्ट्री आप फैक्ट्री ओपन करते हैं, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सटर्नैलिटीज होते हैं। मतलब ये है कि आपने एक फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री का पर्पज ये है कि कोई एक प्रोडक्ट बनाना है, और प्रोडक्ट बनाने के पूरे प्रोसेस में कुछ चीज़ें नेगेटिव होती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं। पॉजिटिव मिसाल के तौर पर जैसे वो एक फैक्ट्री जो है जॉब दे सकती है, एक मार्केट खड़ा कर सकती है, नया मार्केट आएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आएगा, हॉस्पिटल आएगा, ये तमाम चीज़ें जो है न्यू लिबरल फ्रेमवर्क में इसको पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के तौर पर देखा गया। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ये है कि वो लोकल कल्चर को अफेक्ट कर सकता है, वो वहाँ पर यानी मतलब क्या कहते हैं, तरह तरह के एनवायरमेंटल पोल्यूशन का जरिया बन सकता है। वो एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, या जो सॉइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन, ऐसे कई तरह के पोल्यूशंस वो
क्रिएट कर सकता है। ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। एजुकेशन में ये कहा गया है कि जो भी ह्यूमन कैपिटल अप्रोच का कॉन्सेप्ट दिए हैं, उन्होंने कहा कि इसके अंदर ज्यादातर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं, जिसके जरिए से होता यह है कि इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, सोशल सोसाइटल डेवलपमेंट होता है, और यानी ऐसे कई चीजें जो है उससे जो है पॉजिटिव नतायज जो है एजुकेशन के जरिए से निकलते हैं, जो यानी मतलब एक माशी निज़ाम को हेल्प करेंगे। तो ये एक ह्यूमन कैपिटल। लेकिन इसका आज अगर हम देखेंगे, अगर आप NEP 2020 पे भी नजर डालेंगे, तो पूरा वो एक जो नियोलिबरल आइडिया है ह्यूमन कैपिटल का, कि उसी आइडिया के तहत जो है पूरा हायर एजुकेशन को कॉन्सेप्चुअलाइज किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन सवाल ये आता है कि मतलब क्या वाकई में यानी मतलब अगर यानी मतलब एजुकेशन को हम अगर इन्वेस्टमेंट समझ कर वहाँ पर लोगों को इन्वेस्ट करते हैं लोगों में, तो क्या वाकई में उसके पॉजिटिव नताइज हमें मिलते हैं। जैसे अगर हम जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अगर देखेंगे मुल्क का, और उसके साथ साथ जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट है, और इनफॉर्मल सेक्टर का पूरा जो रोल है, इस सबको हम देखेंगे तो एक सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई में एजुकेशन में जो स्पेंडिंग है वो वाकई में क्या ह्यूमन कैपिटल है। ये एक सवाल जो है पैदा होता है। तो 1990s में ये इस कॉन्सेप्ट का एक रियलाइजेशन इंडिया में होता है। यानी मतलब जब प्राइवेटाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ता है, तो लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, यानी सप्लाई साइड से, यानी मतलब जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं, वो ये देखते हैं कि मतलब हम अगर एजुकेशन का उसको सप्लाई करेंगे और उसके लिए चूंकि वहाँ पर समाज में डिमांड है, उससे काफ़ी हम यानी मतलब रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और पेरेंट्स भी जो और इंडिविजुअल्स भी एजुकेशन में स्पेंड करके बच्चों को भेजना चाहेंगे, खुद जाना चाहेंगे, वो इसलिए भी कि वो भी जो है रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं प्योर इकोनॉमिक टर्म्स में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये है कि आप किसी भी चीज़ में खर्च करते हैं, आप चाहते हैं कि उससे कुछ इन्वेस्टमेंट होगा। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा कि मतलब लाइफ लॉन्ग जो जॉब में जो पैसा हासिल करेगा एक स्टूडेंट, तो वो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। तो वो ये तमाम चीज़ों का जो रियलाइजेशन इवन जो स्टूडेंट है, कोट एंड कोट इकोनॉमिक लैंग्वेज में कंज्यूमर्स, और जो क्या कहते हैं जो इंस्टीट्यूशंस को चलाते हैं, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट एंटिटी हो, वो उस इकोनॉमिक लैंग्वेज में सप्लायर्स, तो ये दोनों जो है वहाँ पर मिलते हैं, और एक नया जो है बूम हमारे समाज में आता है। और इसके अलावा भी एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स के अलावा भी हम देखते हैं कि 90s में कई जो कमिटीज आई थी, जैसे पुन्नया कमेटी है 92-93 में, स्वामीनाथन पैनल है 92 में, इन्होंने कहा कि मतलब प्राइवेटाइज द पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थ्रू रिड्यूस्ड सब्सिडीज एंड इंक्रीज कॉस्ट रिकवरी फ्रॉम द स्टूडेंट। यानी एक इंस्टीट्यूशन चलाने में जो खर्च आ रहा है, उसकी पूरी रिकवरी जो है डोनेशन से या फीस से हम स्टूडेंट से हासिल करें, ना कि जो है सरकार जो है सब्सिडी दे या स्कॉलरशिप दे बच्चों को। तो ये सजेशन, ये रिकमेंडेशन ये कमिटीज देती हैं। अगेन 2000 में यानी बिरला अंबानी कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, और उसने भी ये कहा कि मतलब उसने रिकमेंड किया कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश करने का एक रिकमेंडेशन दिया, और उसमें क्या कहा कि मतलब 100% जो रिकवरी होगी वो रिकवरी स्टूडेंट कम्युनिटी से होगी, उसके अंदर सब्सिडीज का ₹1 भी उसके अंदर शामिल नहीं होगा। हम देखते हैं कि आज जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का जो बूम हुआ है हिंदुस्तान में, जिसमें कई यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो वो कॉलेजेस यानी बहुत तेजी के साथ बढ़ने का रीजन है कि ये बिरला अंबानी कमेटी के रिकमेंडेशन है, जो बाद में इवन जब UPA 1 और 2 की सरकार रही, उसने भी जो है इसके जो इस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया। फॉरेन यूनिवर्सिटी की बात कही जब UPA 2 के दौर में, और ऐसे कई जो पॉलिसी चेंजेस जो हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी की बात आई, ये तमाम चीज़ें जो है 2000 के बाद में काफ़ी तेज़ी के साथ में बढ़ी, और जिसका नतीजा ये है कि प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की तादाद जो है बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ी, जिसको हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये अग्रवाल इंडियन हायर एजुकेशन रिपोर्ट एक किताब है 2015 की, जो नीपा पब्लिश किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें ये कोट करते हैं कि मेनी सेल्फ फाइनेंस्ड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस emerged in this realm of self-financing, particularly after 90s. Most of the self-financing institutions were established in the subject engineering, medicine, management. ये 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें जो है ज्यादा जो तादाद है इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की होती है।
हम देखते हैं कि जैसे ही मतलब मार्केट ओपन होता है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम होने के बाद में, यहाँ मैंने एशिया के 4 मुल्कों का जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक का जो डेटा है, उसके बुनियाद पर ये ग्राफ बनाया है 1971 से 2021 तक। पहला वाला जो बहुत ही डार्क वाला है ये चाइना का है, और दूसरा वाला ये इंडिया का है, और तीसरा वाला ये बांग्लादेश का, और चौथा वाला पाकिस्तान का। ये ग्राफ लाइन है। ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्रॉस एनरोलमेंट रेट होता यह है कि 18 से 24 साल के बीच में जो पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट पॉपुलेशन हायर एजुकेशन में है, पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन में है, वो रेट जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेट कहता है। हम देखेंगे कि 1990 जहाँ पर स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम कई ममालिक में हुए, और उसके बाद में हम देखते हैं कि इंडिया का आप देखें मैप, ये 1970 से लेकर 1990 तक ये बहुत ही फ्लैट है, यानी कोई सडन चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन 1990 से लेकर 2000 तक ये ग्रेजुअल चेंज आता है। 2000 के बाद में जब बिरला अंबानी कमेटी की रिपोर्ट आई तो ये यानी पूरी तरह से यानी ऊपर चला जाता है, जो 30% के करीब तक, यानी 28% तक भी ये पहुंच जाता है। और उसी तरह से चाइना का भी आप देखेंगे कि मतलब वहाँ भी जैसे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है इंडिया से काफ़ी लेट आता है, 90s के बाद में आता है, तो वहाँ भी हम देखते हैं कि काफ़ी तेज़ी से चाइना जो है उभरता है। तो आगे बढ़ते आज हम देखते हैं कि टोटल जो है हम देखते यानी 2016-17 और 2021-22 का एक डेटा यानी एज ए सैंपल आपके सामने मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। जो ऑल इंडिया सर्कल हायर एजुकेशन की जो रिपोर्ट आती है उनकी बुनियाद पर इस डेटा को कलेक्ट किया गया था, और हम देखते हैं कि यानी चंद सालों में 16-17 से 2021-22 यानी 6 सालों के अंदर आप देखें कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ की तादाद जो है बढ़ती है। कॉलेजेस की तादाद आप देखेंगे कि 15,000 से ज़्यादा कॉलेजेस बढ़ जाते हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है 24.5% से 28.4%। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 3.57 करोड़ से 4.33 करोड़ सिर्फ यानी कितने 5-6 सालों में ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ये दर्शाता है कि यानी इसको जो है लिटरेचर में मासिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन कहते हैं, जिसके अंदर मतलब एक नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एनरोलमेंट जो है बहुत ही मैसिवली जो एक्सपैंड हो जाए उसको यानी मासिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन के तौर पर उसको कहा जाता है। यानी मतलब जहाँ पर एक मास एजुकेशन मिलना शुरू हो गया, यानी मतलब हर तरह के लोग जो है आला तालीम में आने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसको एक मासिफिकेशन कहते हैं। यानी कंप्लीट मासिफिकेशन ये है कि ये जो 28% है ये जब 100% होगा ये कंप्लीट मासिफिकेशन होगा, जहाँ पर तमाम तरह के लोग यानी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, वुमेन, हर तबके के लोग जो है हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और ये होने का रीज़न ये है कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉलेजेस जो है काफ़ी तेज़ी के साथ में उभरते हैं, और यानी हम देखते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे डिस्टेंस में जो है कॉलेजेस हमको नज़र आते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हमको नज़र आते हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और ऐसे जो है जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ऐसे कॉलेजेस हमको नज़र आते हैं। अब इंडियन हायर एजुकेशन में यानी 2021-22 की जो रिपोर्ट के मुताबिक एक तो ये है कि यानी जो 1168 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं UGC के पास, उसमें से 685 जो है वो गवर्नमेंट मैनेज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अंदर 240 सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, 445 स्टेट गवर्नमेंट हैं, और उसके अलावा 10 जो है प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, और 473 जो है अच्छी खासी तादाद यूनिवर्सिटीज़ की जो है प्राइवेट अनएडेड यूनिवर्सिटीज़ की। अगर कॉलेजेस की बात करें तो जितने कॉलेजेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कॉलेजेस हैं 65.2% जो है प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस की है, और उसके बाद में आता है 21.5% है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की तादाद है। 13.3% है ये प्राइवेट जो एडेड कॉलेजेस होते हैं वो 13.3%। ये जो प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस हैं 65.2%, ये कॉलेजेस क्या करते हैं कि जो यानी मेजॉरिटी जो अग्रवाल साहब जो कह रहे थे, ये कॉलेजेस जो मेजॉरिटी जो है इनके अंदर वो प्रोफेशनल एजुकेशन में इंजीनियरिंग, मेडिसिन, कॉमर्स, मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं। तो
यानी मतलब ये पूरा जो मैसिफिकेशन हुआ है नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एनरोलमेंट, ये सब बढ़ने का एक दो कॉस्ट जो है हिंदुस्तान को हुआ। पहला कॉस्ट जो है एक्सेसिबिलिटी और दूसरा क्वालिटी का। एक्सेसिबिलिटी का ये है कि मतलब जो मेजर पोर्शन जो स्टूडेंट्स का आया हायर एजुकेशन में, रिजर्वेशन होने के बावजूद भी वो अंडर जो प्रिविलेज बच्चे हैं जो अपर कास्ट अपर क्लास जो लोग हैं वो ज्यादातर हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेट किए। और दूसरा ये है कि हायर एजुकेशन का क्वालिटी जो है हिंदुस्तान का वो काफी जो है सफर हुआ। टॉप 500 जो इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया के, उसमें आपको IISc बेंगलुरु के अलावा कोई और इंस्टीट्यूशन आपको नजर नहीं आएगा, यानी जो टाइम्स की जो रैंकिंग होती है। तो यानी मतलब टॉप 1000 के अंदर हम देखेंगे कि IISc बेंगलुरु होगा और IIT बॉम्बे होगा। तो ये जो है हिंदुस्तान के हायर एजुकेशन की सूरत हाल है। यानी 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज होने के बावजूद भी, यानी मतलब 45,000 कॉलेजेस होने के बावजूद भी टॉप 1000 जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हिंदुस्तान से यानी मैक्सिमम 2 आपको इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे। तो ये क्वालिटी है अभी हिंदुस्तान के आला तालीमी इदारों की। तो जो सोशल जो कॉस्ट है, जो एक्सेसिबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है, उसमें हम देखते हैं कि जो टोटल 2019-20 का डेटा आपके सामने देखूं, जो सोशल डिस्पैरिटी है, हम देखते हैं कि ये ग्रुप्स हैं SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, इनकी तादाद जो है काफ़ी मतलब चिंताजनक है। खास करके माइनॉरिटीज और STs की तादाद, वो अदर माइनॉरिटीज जैसे मिसाल क्रिश्चियंस है, सिख्स वगैरह हैं, इनका पॉपुलेशन भी कम है। अगर माइनॉरिटीज की अगर देखा जाए तो 15% जो पॉपुलेशन है, और हायर एजुकेशन में रिप्रेजेंटेशन उनका सिर्फ 5.5 है। अभी जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उसके अंदर सिर्फ 4.9% टोटल एनरोलमेंट का है। यानी मतलब टोटल हायर एजुकेशन में 100 बच्चे हैं तो उसमें सिर्फ 5 बच्चे समझो कि वो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, 5.5 जो बच्चे हैं वो ST कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। ये सूरत हाल है। जबकि अगर पॉपुलेशन में देखा जाए तो 100 में जो है 15 जो है वो माइनॉरिटी यानी मुस्लिम माइनॉरिटीज होते हैं। तो ये एक दूसरा एक डिटेल एक जो टेबल है, जिसको हमारे एक साथी डॉक्टर खालिद खान है, वो कलकत्ता में गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं, और सुखदेव थोराट साहब का एक पेपर से इसको निकाला गया था, जिसमें हम देखते हैं कि यानी SC, ST, OBC, हाई कास्ट और मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट की अगर तादाद देखा जाए तो क्विंटाइल 1 में ये है कि यानी जो लो इनकम जो ग्रुप्स हैं, उन जो लो इनकम SC, ST, SC, OBC, हाई कास्ट, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, इनका आप रिप्रेजेंटेशन देखें, लो इकोनॉमिक्स सिचुएशन में भी मुस्लिम्स की जो तादाद है और STs की जो तादाद है वो कम है। और जब हाई क्विंटाइल 80 to 100 जो हाई इनकम वाले जो हाउस होल्ड हैं, उसमें भी देखेंगे कि STs की जो तादाद है वो बढ़ जाती है। हर ग्रुप की जो है 50% से ऊपर जाता है। बुद्धिस्ट के तो 84% होता है, लेकिन मुस्लिम्स की जो है इसमें सबसे लोवेस्ट है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड इसमें भी देखा जाए तो STs और मुस्लिम्स की तादाद देखें 20% से भी कम है, और बाकी आप देखेंगे हाई कास्ट और OBCs की जो है और SCs की 20% से ज़्यादा हो जाती है। रेगुलर सैलरीड हो, कैजुअल लेबर हो, हर इसमें हम देखते हैं कि मुस्लिम्स और ST जो है वो काफ़ी पीछे हैं। जो इवन ऑल इंडिया सर्वर हायर एजुकेशन में भी हम देखते हैं कि मुस्लिम्स और ST वाला जो होता है, यानी NSSO का जो डेटा अगर देखेंगे, ये NSSO 75th राउंड हुआ था 17-18 में एजुकेशन का, जिसका मैं कल भी जिक्र कर रहा था, उसके मुताबिक भी देखेंगे, या ऑल इंडिया सर्वर हायर एजुकेशन, इन दोनों के मुताबिक भी देखेंगे तो मुस्लिम्स और STs का जो पार्टिसिपेशन है हायर एजुकेशन में वो बहुत ही यानी चिंताजनक है। तो हायर एजुकेशन में जो उसमें सबसे यानी या चेंजेस या जो एवोल्यूशन, एक तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है हायर एजुकेशन में, इस पर हम लोगों को फोकस करना है। अगर हम नेक्स्ट जो जनरेशन को अगर तैयार करते हैं, अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को हायर एजुकेशन भेजते हैं, तो उनको इसकी तलकीन बहुत ज़रूर दें कि वो उनके अंदर एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच उसके अंदर पाया जाए। यानी हमारी UGC में एक डिस्कशन हुआ था एक हायर एजुकेशन के एक स्कॉलरशिप एक इवैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में, और उसमें एक वहाँ जो UGC के ऑफिशियल्स हैं उनका पूरा जो ओरिएंटेशन है, जैसा NEP 2020 का इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी, तो उस अप्रोच के साथ में हायर एजुकेशन का ओरिएंटेशन होने जा रहा है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको अगर हम गाइड करते हैं तो उनको सिर्फ ये ना कहें कि आप सिर्फ इंजीनियर बनो, मेडिकल करो, या मैनेजमेंट में जाओ, सोशल साइंस में जाओ,
उसके अंदर जो है एक डिसिप्लिन के साथ साथ दूसरे डिसिप्लिन का, अगर वो सोशियोलॉजी का आदमी है तो उसके अंदर इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी का एक बेसिक उसके अंदर एक शऊर उसके अंदर होना चाहिए। अगर वो इंजीनियरिंग मेडिसिन है उसके अंदर तो वो सोशल साइंसेस का उसके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर हो, वो यानी बेसिक जो सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री वगैरह को पढ़ें तरीके से। और करियर ऑप्शन में हम देखते हैं कि हायर एजुकेशन में अभी बहुत वाइड वेराइटीज ऑफ यानी हजारों ऑप्शंस जो है साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स में हमको मिलाकर हमको देखने को मिलते हैं। और तीसरी जो चीज़ ये है कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो इवॉल्व हुआ है खास करके 2010 के बाद में, हिंदुस्तान के अंदर भी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, और चाइना भी इसी दौर में, इंडिया और चाइना में ये हुआ जहाँ पर यानी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सिटी लेवल पर इंडिया से दूसरे कंट्रीज में लोग जाते हैं, पहला ईयर यहाँ पढ़ते हैं, दूसरा साल जो है वो अब्रॉड जाकर पढ़ते हैं। और प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन जिसका हमने अभी काफ़ी डिस्कशन किया था। और 2017 से NIRF का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फेडरेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। अब क्या हो रहा है कि मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का रैंकिंग भी हम देखते हैं, जैसा अमृता विश्व विद्यापीठम है, ऐसे कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका रैंकिंग भी जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता जा रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आज के ज़माने में। ये डिसाइड करेगा कि मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस का रैंकिंग ये डिसाइड करता है। और जिसके चलते जो है लोग यानी पहले NAAC को सामने, NAAC की ग्रेडिंग को सामने रख के लोग अपने इदारों का मार्केटिंग करते थे। अब जो है NIRF का भी रैंकिंग जो है वो सामने रखकर अपने इदारों का मार्केटिंग वो लोग करेंगे। इंडियन नॉलेज सिस्टम है हायर एजुकेशन में, जिसका एक डिटेल प्रेजेंटेशन नेक्स्ट होना था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से उसको हम बहुत ही शॉर्ट में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एकेडमिक बैंक क्रेडिट है, जहां पर रिसेंटली UGC के जो चेयरमैन का एक आर्टिकल भी आया था एकेडमिक बैंक क्रेडिट का। मतलब ये है कि आप स्वयं के जरिए से आप क्रेडिट्स हासिल करेंगे और करिकुलम के जरिए से, और आपके पास सर्टेन क्रेडिट्स आप जमा हो जाएंगे, यानी आपका आप ABC बनेगा, यानी एकेडमिक बैंक बनेगा, और उस बैंक के अंदर वो क्रेडिट्स जो है डिपॉजिट होते जाएंगे। जब आपके पास इतने क्रेडिट्स हो जाएं कि जिसके जरिए से आपको आप एक मास्टर लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री आप ले सकेंगे, उन क्रेडिट्स को आप यूनिवर्सिटी को दिखाकर वहाँ से आप सर्टिफिकेट आप हासिल कर सकेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है UGC दे रहा है। इंडियन नॉलेज सिस्टम जो आप सर्च करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये वेबसाइट आपको दिखाई देगा, और इसमें आप जितने भी आप टैब्स आप देखेंगे, हर टैब को आप ओपन करके देखेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पर क्या क्या चीज़ें जिसकी स्टडीज हो रही हैं। कुछ सैम्पल्स हैं जो रिसर्च हो रहा है इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पर, रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हमारा ये मानना है कि मतलब हिंदुस्तान में कई ट्रेडिशंस रहे हैं, जिसके अंदर जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, चारवाक का एक पूरा एक फिलॉसफी का यहाँ पर कल्चर रहा है, संख्या फिलॉसफी रही है, न्याय फिलॉसफी रही है, और वैशेषिक फिलॉसफी यहाँ पर रही है, मीमांसा फिलॉसफी, वेदांत फिलॉसफी, एगो फिलॉसफी, नव्य न्याय, ये एक फिलॉसफिकल ट्रेडिशन यहाँ पर रहा है। लिटरेचर और जर्नलिज्म में क्रिश्चियंस का कंट्रीब्यूशन रहा है। सिर्फ वैदिक नॉलेज हो सकता है, या जितने भी ये ट्रेडिशंस रहे हैं, ये मतलब जैनिज्म, बुद्धिज्म, चारवाका, संख्या फिलॉसफी, मीमांसा फिलॉसफी, और मेडिसिन, अल्बेरिनी, अल-ख्वारिज़मी, ऐसे कई जो ट्रेडिशंस भी यहाँ पर रहे हैं। तो क्या ये इंडियन नॉलेज सिस्टम के अंदर शामिल हो सकते हैं, ये सवाल हमारे सामने है। तो इसके साथ में मैं अपना प्रेजेंटेशन यहीं पर रोक लेता हूँ, और कुछ क्वेश्चंस हैं तो डिस्कशन है तो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज का प्रेजेंटेशन और आज की जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो बहुत हाई लेवल की, बहुत टॉप और बहुत बेहतरीन है। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू अटेंड दिस सेशन। और सादत साहब ने जो भी मालूमात यहाँ पर अपने प्रेजेंटेशन के जरिए दी है, ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी सीख है। और मैं दरख्वास्त करूंगा आज के हमारे होस्ट से कि वो इनका प्रेजेंटेशन जो है ग्रुप में बाहर अगर बाद में अगर शेयर कर सकें, पूरा जो भी इनका PPT है, तो उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज है। और दूसरा जो आपने वेबसाइट का जिक्र किया, तो ये वेबसाइट क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मातहत है या कोई प्राइवेट वेबसाइट है जिसपे ये सारी मालूमात है? जरा इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करें। जज़ाकल्लाह। ये इंडियन नॉलेज सिस्टम वाला वेबसाइट। जी बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन लेक्चर रहा आज का।
मेरा एक सवाल, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी से प्रोग्राम्स के बाद जो हायर एजुकेशन पर उसका इम्पैक्ट हुआ, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि हाउ दोज प्रोग्राम्स रियली इम्पैक्टेड ऑन हायर एजुकेशन। क्वेश्चन क्लियर है सारद भाई? जी जी बिल्कुल। तो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम आने से पहले जो है हिंदुस्तान में लाइसेंस राज रहा है, खास करके जो 1950s के बाद में सेकेंड जो प्लानिंग कमीशन थी, जो क्या कहते हैं उसको, उस वक्त जो है क्या कहते हैं, नेहरू और महालनोबिस का एक डेवलपमेंट मॉडल जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है हिंदुस्तान में। वो पूरा एक्चुअली क्या है कि सोशलिस्ट मॉडल है, जहाँ पर हर चीज की लाइसेंसिंग होगी, हर चीज का एक प्रोसेस होगा, हर चीज जो है गवर्नमेंट कंट्रोल होगी, जहाँ पर पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका डोमिनेशन होगा, प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट फैक्ट्रीज है, इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी जो है वो यानी मतलब पूरी तरह से पब्लिक फंडेड हुआ करते थे, और पब्लिक जो है गवर्न करती, यानी गवर्नमेंट उसको गवर्न करती थी। यानी मतलब अगर आप एक यूनिवर्सिटी एक एस्टैब्लिश करना हो तो यूनिवर्सिटी वो या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के तहत वो यूनिवर्सिटी कायम होती थी, या जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी एक्ट जो है बनाती थी। आप देखते हैं हमारे पास जो पुराने जो यूनिवर्सिटीज हैं वो या तो स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थे, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट या स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत जो है यूनिवर्सिटीज बनती थी। तो ये सिलसिला चला। 86 की जो पॉलिसी थी, 86 की पॉलिसी ने ये कहा कि मतलब गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से ये यानी मतलब डिमांड बढ़ रहा है हायर एजुकेशन का, लोग जो है स्कूल एजुकेशन खत्म करके हायर एजुकेशन में आना चाह रहे हैं, लेकिन उस डिमांड को कंटेन करने के लिए हमारे पास उतने तालीमी इदारे हैं नहीं। तो उसने पहले 86 में क्या कहा कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, वो चैरिटेबल ट्रस्ट आगे आए, आगे आकर अपने तालीमी इदारे कायम करें, और जिसके जरिए से जो है जो हाई डिमांड है उसको कंटेन करने की कोशिश करें। लेकिन 91 की जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जब पॉलिसी आई, तो वहां पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के जरिए से जो है जो लाइसेंस राज है उसका जो है अंत होता है। वहां पर ऐसे है कि मतलब जो या तो जो है रेगुलेशंस हल्के हो जाते हैं, यानी ढीले किए जाते हैं, कम किए जाते हैं, और बहुत आसानी की गई कि आप जो है अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। तो जिसमें जिस वक्त क्या हुआ कि कई जो लैंड होल्डिंग जो कम्युनिटीज थी, तो उन्होंने देखा कि एक नया एवेन्यू इन्वेस्टमेंट का उन्होंने देखा, और वो जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के चलते उन्होंने क्या किया कि मतलब अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस उन्होंने एस्टैब्लिश करना शुरू किया। चूंकि 1986 की पॉलिसी वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की तरफ उसका एक झुकाव होना शुरू हो गया था हायर एजुकेशन का, जहां पर टेक्निकल एजुकेशन का एक प्रपोजल वहां पर था। तो टेक्निकल एजुकेशन यानी ये देखा गया कि अगर एक प्राइवेट एंटिटी एक कॉलेज खड़ा करती है, उसके अंदर पैसा लगाती है, तो बच्चे वहां पर आएंगे इस उम्मीद के साथ में, अगर हम ये इस कॉलेज में पढ़ेंगे, टेक्निकल एजुकेशन हासिल करेंगे, वो इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या मेडिसिन, जिसके जरिए से जो है हम जॉब मार्केट में हम आसानी के साथ में घुस सकते हैं। तो 94 में जब नैक ने जब ये ओपन अप किया, यानी मतलब क्या कहते हैं कि इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी जो है नैक के एक्रेडिटेशन को हासिल कर सकती है, तो उस वक्त क्या हुआ कि काफी जो है कॉलेजेस जो है नैक से अपना एक्रेडिटेशन हासिल करना शुरू किया। और जब जो जॉब मार्केट है, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग हायर कर रहे थे, वो लोगों ने भी ये भी देखा कि क्यों ना हम ऐसे कॉलेजेस के तलबा को हम हायरिंग करेंगे, जो जिसको हम आज कैंपस प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। कैंपस प्लेसमेंट जो के लिए जो एम्प्लॉयर्स हैं, उन्होंने ऐसे कॉलेजेस को बहुत ही ज्यादा जरखेज समझा जहां जिनका जो है नैक रेटिंग अच्छा है। तो यानी मतलब जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है इन शॉर्ट ये तमाम पूरे प्रोसेस को बहुत आसान किया, जहां पर प्राइवेट जो लैंड होल्डिंग जो कम्युनिटीज थी, वो अपना जो अपने पास जो कैपिटल था, उस सरमाए जो सरमाया था, उस सरमाए को जो है एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकें, ऐसे कॉलेजेस खड़ा कर सकें। आप अपने इलाके में देखें, खास करके ये जो स्टेट्स है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में हम देखते हैं जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस का जो नेटवर्क होगा, उस नेटवर्क के अंदर एक लैंड होल्डिंग कास्ट का
जो उसके अंदर एक उसका ओनर होगा। आप अगर उसके ओनर्स को अगर ट्रेस करेंगे, कहीं ना कहीं वो एक किसी लैंड होल्डिंग कम्युनिटी से वो ओनर ताल्लुक रखता है। मेजॉरिटी केस में, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं। जी। Assalamu alaikum. This is about Satchar Committee report. Satchar Committee report was submitted 2005, but 10 साल होने के बावजूद भी the status of Muslims in higher education have not changed. What is the reason? Neither the government supports nor the communities take up the initiative to improve the education of Muslims at a higher level. There are multiple reasons that even after Satchar Committee's recommendations, Muslims' participation in higher education is very abysmal, very low. Actually, if you look at this Satchar Committee's recommendations, Satchar Committee also have identified the reasons for the educational backwardness of the community, and the reasons were like, first reason was parents and children's disinterest in education, and secondly, the community's predominance was in informal sector, not in formal sector. To participate in informal sector, you don't need to study higher education, no. So, for example, if you want to run a like tea shop, or if you want to work in a skill-based jobs, for example, there are this thing, weavers, or if you go to Western UP, you find like people, like the communities, especially Muslim community, making what is that, locks or knives. If you, for example, Rampur is famous for knives, and Aligarh is famous for locks and iron. So like these type of skill-oriented jobs, the higher education is not required. So the community realized that like to participate into higher education, you need to go into formal sector, service sector, service industry. So for their children, it is not required. That is one reason Satchar identified. Second reason is that children and parents are not interested to send their kids. And why they are not interested? Because they don't realize that they need formal sector jobs. So that is why they thought, okay, why should we send our kids to higher education where they get return little later? For example, if you are sending your kids to higher education, so that kid has to spend at least 3 years of higher education. Instead, you can send your kid soon after like 10th examination. You can send into the job market, and that kid can like pay back to their household, parents. So in the case of higher education, again, parents have to wait five more years. So that is the choice parents did. And second important thing is that if you look at the, this is the problem from the community side. There is a problem from the community side, definitely. Also from the government side, the government did not provide like ample, programs to encourage the community to participate into higher education. If you look at the scholarship programs and the investment, the budgetary allocation to post-matric scholarship, merit cum means, it is very low compared to the scholarship provided to other marginalized communities. That is one thing. And secondly, there are minority concentrated districts and minority concentrated blocks. You look at the data of minority concentrated districts. How many minority concentrated districts have a very good quality university or higher education institution? You don't find it. That is why there is a demand. No, for example, there is a demand of university in Murshidabad. There is a demand in universities in like HK region, Hyderabad, Karnataka region of like Gulbarga, Raichur and Bidar. So like they have been demanding that like to enact central universities in these places which are relatively backward and also largely consisting of minorities. So even in the context of Meva, so there is a demand that like higher educational institutions should be there. So there is a lack in the supply side, the lack from the like government or private entities who doesn't like to establish universities or higher educational institutions in these areas. And also there are like lack of proper like scholarship programs or encouragement type of program from the government side, so which boost the participation of Muslims in higher education. That is there. So from so in short, both from the community side and from the government side,
So like the efforts needed to be done. मैं कुछ इसमें ऐड कर सकता हूँ क्या? जी, सचर कमेटी रिपोर्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम के नाम से पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए गए थे जी। तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से माइनॉरिटीज को गवर्नमेंट जॉब्स में, हायर एजुकेशन में उनको यानी आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम तो उसके अंदर हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो भी चंद सालों तक ही जो है वो इफेक्टिव रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इतने कमज़ोर हो गए कि अब तो शायद सुनने में भी नहीं आता है कि यानी वो पॉलिसी इनिशिएटिव्स अभी तक भी चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो आप थोड़ा सा इसमें रोशनी डाल सकते हैं क्या इन 15 पॉइंट प्रोग्राम जो था उसमें कोई अभी तक भी चल रहे हैं या फिर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं? जी, एक्चुअली वो नाम के लिए हैं, जैसा प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम जो है उसको जो है PMJV के प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम बल के उसको 2016 के बाद से उसको रीइंट्रोड्यूस किया गया। और उसके तहत ये होता है कि मतलब जो अलग अलग यानी 15 नुकाती प्रोग्राम कहते हैं, 15 एरियाज हैं जिसके अंदर हेल्थ है, एजुकेशन है, लाइवलीहुड है और मतलब वुमेन एंड चिल्ड्रन है, ऐसे जो अलग अलग जो सोशल सेक्टर के 15 एरियाज हैं और 15 एरियाज में जो है खर्च करने की बात की गई थी। और उसमें जो है यानी मतलब हर इसमें 15% जो है वो माइनॉरिटी के लिए होगा। मिसाल के तौर पर समझो कि क्या कहते हैं, फैमिली हेल्थ के लिए अगर बजट एलोकेट करता है स्टेट सेंट्रल, तो उसके अंदर जो है 15% जो है वो माइनॉरिटी के लिए रिजर्व होगा। तो ये एक जो एस्पेक्ट है अभी पूरी तरह से यानी मतलब डाइल्यूट हुआ है, या फिर जो है उसके अंदर बजटरी जो एलोकेशन है, अगर एजुकेशन की हम बात देखेंगे तो जैसा ये जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पहली से जो है 10वीं तक के बच्चों को दी जाती थी, उसको रिड्यूस किया गया सिर्फ 9th और 10th के लिए। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का बजट इस साल जो है बड़ा है, और लेकिन जो MCM जो है वो उसके अंदर मेरिट कम जो मींस जो स्कॉलरशिप है माइनॉरिटीज के लिए, उसके अंदर जो है कमी आई है। और यानी जो बजट है, बजटरी एलोकेशन ओवरऑल जो स्कॉलरशिप है वो माइनॉरिटी वेलफेयर का, वो भी जो है कम होता गया है। जैसा मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन का उसको खत्म करना, और इस तरह से मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप है उसको भी यानी मतलब खत्म तो नहीं किया है, लेकिन वो उसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो इवन जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का बाकी जो था 9th और 10th का, यानी पिछले 2 साल से नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा है। मतलब है कि नाम के लिए PMJV के है प्रोग्राम एज ए प्रोग्राम, लेकिन ये है कि बजटरी एलोकेशंस को हम उठा के देखेंगे या उसका जो क्वालिटी जो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होना है वो हमें नजर नहीं आता है बजट डॉक्यूमेंट्स में। जी, हायर एजुकेशन फंडिंग से रिलेटेड है जी। ऐसा लग रहा है कि हायर एजुकेशन बिल्कुल पूरी तरह से कमर्शियलाइजेशन या प्राइवेट, यानी खुलकर वो लोग प्राइवेटाइजेशन का नाम तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन फंडिंग का सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है कि दे आर गोइंग टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की खासतौर से बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान के नाम से UGC के कुछ गाइडलाइंस आए हैं, उससे तो अंदाजा ऐसे होता है कि इंस्टीट्यूशन से ये कहा जा रहा है कि यू बिकम सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट, आप जो है इनकम जनरेट कीजिए। तो ऐसी सूरत हाल में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जहाँ पर जो है ना फोकस गरीब तलबा का होता है, जहाँ पर अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बच्चे आते हैं, ये कैसे मुमकिन होगा कि वो जो है इनकम जनरेशन करे, बच्चों के फीस के जरिए से हो या फिर गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स के जरिए से हो। यहाँ तक भी बात आ रही है कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंड्स होते हैं उसको वो कलेक्ट करें, अलुमनी से जो है फंड कलेक्ट करें। सिचुएशन बहुत ही यानी ऐसा लग रहा है कि काफी टेंस है फंडिंग से, अगर हम सिचुएशन को देखते हैं तो आपसे कुछ इस बारे में रहनुमाई हासिल करना चाहेंगे। जी, असल में हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी बल्कि शुरू किया था UGC ने, उसमें हेफा लोन एक्चुअली जो यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, उनको जो हेफा जो होगा हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी वो लोन देगी। वो पहले जो है UGC ग्रांट्स मतलब देने का जो कॉन्सेप्ट था वो ग्रांट्स वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो ग्रांट्स जो है बहुत कम हो गए हैं। अब उसमें क्या होगा कि वो यूनिवर्सिटी को लोन देगी, और लोन ये क्या करेगी कि मतलब एक टेन्यूर के टाइम पीरियड के बाद में वो लोन जो है रीपे करेगी, या गवर्नमेंट अगर मतलब थोड़ा जब ऐसी आएगी जो मतलब लोन को माफ़ करेगी तो वो माफ़ भी हो सकता है। लेकिन अब उसके चलते क्या हो गया, मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं
वो ये मजबूर हो गए कि मतलब अपने वहाँ पर जो फीस है वो फी को बढ़ाने पर मजबूर हो गए। जैसा बेहतरीन एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, जेएनयू जो है जब से एनआईआरएफ शुरू हुआ है, आईएससी बैंगलोर ये टॉप रहती है एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से, सेकंड नंबर पे जेएनयू रहती है। अभी जो रिसेंट जो एनआईआरएफ आया है उसमें भी आप देखेंगे यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जेएनयू सेकंड है। लेकिन इतना मतलब क्वालिटी एजुकेशन वो प्रोड्यूस करने के बावजूद भी जेएनयू को मतलब हम देखते हैं कि उसका फंडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा कट हुआ है। अभी रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में, बाकी न्यूज़पेपर्स वगैरह में उसका एक रिपोर्ट आया था कैसे मतलब ओवर द जो ईयर्स जो है जेएनयू का जो फंडिंग जो है कम हुआ है। और उसका जो लिंक है वो न्यूज़ का मैं फरीद को शेयर करूंगा, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो जेएनयू के एग्जाम्पल में क्या हुआ कि जेएनयू के पास एक तो ये है कि 2019 में फी हाइक को लेकर एक प्रोटेस्ट हुआ था, जब यानी हॉस्टल के फीस को जब बढ़ाया गया था, उसको डबल किया गया था, तो उस वक्त उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट हुआ था। और जेएनयू के पास एक वो अब वो चाह, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, नहीं मतलब स्टूडेंट से ही वो अपने जो अखराजात हैं यानी बहुत सारे अखराजात को वो एड्रेस करना चाह रहे थे। तो उस वजह से उन्होंने क्या किया कि जो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ वो लोगों ने बढ़ना शुरू किया। उन्होंने क्या किया कि मतलब कॉलेज में, सॉरी यूनिवर्सिटी में एक तो एमबीए शुरू किया, और एमबीए मतलब यानी उसकी फीस जो है जैसे मतलब सोशल साइंस वगैरह की जैसा हम लोग पे करते थे पीएचडी के लिए, तो हम लोग यानी पर सेमिस्टर जो है 250 रुपये हमारी फी होती थी, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फुली फंडेड है। तो वही अगर एमबीए के लिए वो 60,000 पर सेमिस्टर, ऐसे ये जो डिफरेंस होता था। और मतलब जेएनयू के पास मतलब उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अभी भी हम देखते हैं कि जैसा जो रिसेंट अगर आप जेएनयू के स्टूडेंट पॉलिटिक्स को अगर आप फॉलो किए हैं, तो वहाँ पर वीसी यानी मतलब कम्प्लीटली जो है स्टूडेंट ग्रुप के सामने ये कह दिया कि मतलब हमारे पास पैसा है ही नहीं है लाइब्रेरी को इम्प्रूव करने के लिए। यानी मतलब बहुत सारे जो मटेरियल्स थे, लाइब्रेरी मटेरियल्स थे, जो सब्सक्रिप्शन था जर्नल्स का, उसको ख़त्म किया। तो ये पूरा जो यानी मतलब ख़त्म करने का रीज़न ये था कि मतलब जेएनयू के पास फंड जो है आ नहीं रहा है, यानी ग्रांट्स नहीं आ रहे। इसी तरह की सिचुएशन जो है बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी देखने को मिलती है। यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रहे हैं कि मतलब किसी ना किसी तरह से बजट को मेंटेन रखना है, कैसे तो उस बजट को मेंटेन करने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि जो एक क्वालिटी एजुकेशन का जो एक फंडिंग हो सकता था उसको कट वो कर रहे हैं। मेरा भी एक सवाल था सादत भाई। जी जी। जिस तरीके से पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे खुल रही हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बूम से कहीं ना कहीं जो क्वालिटी एजुकेशन है कि जिसके पास पैसा है, एक्सेस है, वो आसानी से एडमिशन जाके वहां ले रहा है। तो इससे एक तरह का मतलब कि अलग ही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है सोसाइटी में, और कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट कर रहा है क्वालिटी एजुकेशन पे। इस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे आप। अब देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी जो है डिफरेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमारे सामने आ रहे हैं। एक तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसा मिसाल के तौर पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी है, जिंदल है, जहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि इन यूनिवर्सिटीज़ में खास करके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, जैसा अशोका का जो एडवर्टाइजमेंट आता है फैकल्टी के पोजीशन के लिए, उसके अंदर क्लियर कट मेंशन होता है कि मतलब वो मतलब या तो टायर 1 यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से उसका ये होना चाहिए और स्कोपस में इतने उसके पेपर्स होने चाहिए, और दूसरा ये है कि वो फॉरेन यूनिवर्सिटी को ज़्यादा एम्फेसिस दे रहा है। अब होता क्या है करें कि मतलब इस तरह की यूनिवर्सिटी जो अपने मतलब जो ऑडियंस को जब टारगेट कर रही हैं, उनका जो यूएसपी है यही है कि हमारे पास जो है इतने फॉरेन टीचर्स हैं, गोरे टीचर्स हैं, और हमारे पास जो है इतने जो है मतलब स्कोपस में पब्लिश किए हुए फैकल्टीज हैं। लेकिन ये भी देखने की जरूरत है कि जो मतलब जो टायर 1 यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के आते हैं, उनका भी एम्बिशन यही होता है कि वो यानी मतलब बाकी जो लो क्वालिटी स्टेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते नहीं है। एक तो ये है कि जब स्टूडेंट देखता है कि मतलब अच्छा हाँ ये कोई शेडी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएं, और उन प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो कॉस्ट होगा, फीस होगी, वो बहुत ही ज्यादा यानी मतलब एग्जॉर्बिडेंट होंगे, यानी मतलब आसमान पर छू रहे होंगे। और ऐसे यूनिवर्सिटीज में कौन पढ़ सकेंगे? वो वही लोग पढ़ सकेंगे जिनके पास पैसा होगा, जिनके पास मतलब पूरा मतलब फंड करने का कैपेसिटी होगा। तो जो गरीब बच्चे हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनके लिए अगेन ऐसे जो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी बचेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बचेंगी।
लेकिन स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की हालत ये हो रही है कि मतलब वहाँ की क्वालिटी के डिक्लाइन होने के चलते यानी इवन यहाँ पर यानी मतलब अगर आप दिल्ली में देखेंगे लोग यानी मतलब लिबरल आर्ट्स के लिए कई केसेस में हमने ये भी देखा कि जो पैसा रखते हैं वो गवर्नमेंट फंडेड जो यूनिवर्सिटी जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, यानी 2016-17 में वो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। अभी आप देखेंगे वो 15 से पीछे है वो यूनिवर्सिटी। रीजन ये है कि मतलब एक तो वहाँ उसको पूरा फंड नहीं आ रहा है, तो टीचर्स का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, और अच्छे बड़े डिपार्टमेंट जैसे सोशल साइंसेज में सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन वगैरह में वहाँ पर अच्छे टीचर्स न होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि मतलब दूसरे यूनिवर्सिटीज प्रेफर कर रहे हैं। इवन वो अशोका जिंदल जैसी यूनिवर्सिटीज प्रेफर कर रहे हैं अगर उनके पास पैसा होगा। अगर जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है वो क्या कहते हैं कि अशोका जिंदल जैसे यूनिवर्सिटीज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो क्या करेंगे, वो अगेन वो जाएंगे। और दूसरी यानी मतलब एक और यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी का आपने मतलब जब इलेक्शन हो रहा था 2024 का, उस वक्त हमने देखा कि दिल्ली की सड़कों में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है आ रहे थे। उन बच्चों को यानी वो बच्चे इसलिए आ रहे थे कि मतलब स्त्रीधन को मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अगर पावर में आएगी तो वो स्त्रीधन जो है हड़प लेगी, तो इस वजह से हमारा स्त्रीधन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर सड़कों पर आए हैं। जब मीडिया ने पूछा उस यूनिवर्सिटी के बच्चों को कि मतलब इस प्ले कार्ड में लिखा क्या है, वो ढंग से उस प्ले कार्ड को पढ़ नहीं पा रहे थे, उसके अंदर लिखा क्या है। बाद में पता चला कि उस यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने उन बच्चों से कहा कि अगर आप जाएंगे वहां पर तो आपको जो है ग्रेड्स अच्छे मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये सूरत हाल, ये क्वालिटी है इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की। मतलब कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी होंगे जहां पर मतलब बहुत ही ज्यादा हेवी फ्यू होगा, वो शायद हो सकता है कि मतलब वो अपना क्वालिटी मेंटेन करें, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होंगे, जरूरी नहीं है कि वहां पर वो क्वालिटी इंश्योर हो। लेकिन ये है कि ये पूरे सिस्टम में यानी जहाँ पर NIRF का पूरा मॉडल यहाँ पर डेवलप हो रहा है, जहाँ पर ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज NIRF की रैंकिंग में थ्राइव कर रही हैं, और जिसके चलते जो है जितना उनका रैंकिंग बढ़ेगा उतना जो है उनका जो कॉस्ट जो है बढ़ेगा। यानी मतलब लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का यहाँ पर एप्लीकेशन होगा, जहाँ पर यह है कि एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है जितना डिमांड उस प्रोडक्ट के लिए होगा उस हिसाब से प्राइस जो है वो उतना बढ़ेगा। इसी लॉ को यहाँ पर ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। टाइम भी अब हो रहा है। सादत भाई, आपने बहुत अच्छे से 2 दिनों में टॉपिक को बताया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी मरकजी तालीमी बोर्ड की टीम की तरफ से। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में आप हमें इसी तरह टाइम देते रहेंगे और अपने नॉलेज से मतलब कि इंशाल्लाह हम लोगों को जी बढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह, हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। अदनान भाई, आप दुआ पढ़िए, आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। अदनान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और इस दुआ के साथ आज के सेशन का इख्तिताम होता है।